वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सोशियोलॉजी महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 में आप समस्त छात्राओं का स्वागत करता हूं। मैं शिवम शुक्ला आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर में आपसे यही प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक देखी जा रही है। तो उसी श्रृंखला के तहत उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए यह महासंग्राम वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र और भी अन्य सब्जेक्ट्स के जो है महासंग्राम वीडियो जा चुकी हैं। होम साइंस की महासंग्राम वीडियो जल्द ही आ जाएगी। इसके अलावा संस्कृत की और भी जो सब्जेक्ट्स आपके बच रहे हैं, इकोनॉमिक्स से लेकर के दर्शन शास्त्र, मिलिट्री साइंस तक सभी की आने वाली है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और महासंग्राम वीडियोस मतलब होता है रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास मतलब कि तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। हर एक चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हुए, छोटे छोटे प्रश्नों को लेते हुए हम एक प्रकार से एक बृहत स्तर पर, एक बड़े स्तर पर जानकारी ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और उसी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें आंसर्स रखे गए हैं। और परीक्षा देने से पहले अगर आप इसको एक बार देख करके जाएंगे, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित फॉर्म में हो रही है, दोनों तरीके से या आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है वीडियो। ओके, इससे पहले सोशियोलॉजी का जो है लिखित मॉडल पेपर भी अवेलेबल है आपकी प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी एक दो मॉडल पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी अवेलेबल है। और 2-3 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हुए, उनको भी मैंने सॉल्व करवाने का प्रयास किया, तो वो भी आपके हैं, वो भी एक मॉडल पेपर के तौर पर आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आप उन सभी को देख करके और 2-3-4 क्लास, जो 4-5 क्लास पड़ी हुई है आपकी जो है चैप्टर वाइज, उनको देख करके आपका काम हो जाएगा और आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चले, आप लोगों की लगातार खास डिमांड पर लगातार आप लोग कह रहे थे कि सर जी जो है ये महासंग्राम वीडियो सोशियोलॉजी का ले आइए, तो मैंने सोचा सोशियोलॉजी का महासंग्राम वीडियो आपको देना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जो है आ चुका है भाई सोशियोलॉजी का यह महासंग्राम वीडियो। पहला प्रश्न आपका है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा बताइए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा, ये जो पहला प्रश्न आपका है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आना एकदम से तय है, 100% बोल रहा हूँ। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, देखिए सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है भाई, समाज की संरचना अर्थात अंतःक्रिया। समाज की संरचना में कोई परिवर्तन होता है या सामाजिक अंतःक्रिया में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम जनरली या सामाजिक भाषा में भी हम सामाजिक परिवर्तन उसको बोलते हैं। क्लियर, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर या फिर जो सामाजिक अंतरक्रियाएं होती हैं उनमें परिवर्तन। सामाजिक अंतरक्रियाएं कब होती हैं, जब आपके सामाजिक संबंध डेवलप होते हैं। तो सामाजिक संबंध हुआ, सामाजिक मापदंड हुआ, सामाजिक मूल्य हुआ, सामाजिक जो है एक प्रकार से जो आपका जो है एक प्रकार से परंपराएं हुई, रूढ़ियाँ हुई, रीति रिवाज हुए, खास करके वही सब एक प्रकार से सामाजिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो जब उनमें परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होता है। एक सिंपल सा, एक अगर शाब्दिक अर्थ के तौर पर या एक सिंपली अर्थ देखें, सामान्य अर्थ, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर, आगे आप लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय, अभिप्राय मतलब होता है मतलब उस स्थिति से होता है जिसमें, किस स्थिति से भाई, ऐसी स्थिति से होता है जिसमें समाज के द्वारा स्वीकृत संबंधों, यानी जो समाज के द्वारा स्वीकृत संबंध है, ऐसे संबंध है जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त संबंधों की बात हो रही है। इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त प्रक्रियाएं हैं, स्वीकृत प्रक्रियाएं हैं, स्वीकृत प्रतिमान हैं, स्वीकृत संस्थाएं हैं, उनका रूप जो होता है इस सीमा तक परिवर्तित हो जाए, किस सीमा तक, कि उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये होता है आपका सामाजिक परिवर्तन। इसके अलावा अगर एक दो विद्वानों की परिभाषाओं पर हम नजर डालें तो यहाँ पर गिन्सबर्ग और किंग्सले डेविस की परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, खास करके सामाजिक परिवर्तन की। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की गिन्सबर्ग के अनुसार जो दी गई परिभाषा है, आपकी परीक्षा में अगर आप ये लिख देंगे, अगर आपके पेपर में पूछा गया तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे। देखिए, तो गिन्सबर्ग की बात की है तो गिन्सबर्ग महोदय बड़े ही अच्छी परिभाषा देते हैं खास करके सामाजिक परिवर्तन की। कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य, यानी कि हमारा मतलब वो हम सभी से भी तात्पर्य लगा लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो सामाजिक शास्त्रियों को इंडिकेट करते हुए या अन्य जो उनके समकालीन विद्वान हैं उनको इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि भाई इन सभी से हमारा तात्पर्य ये होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाओं को ऑलरेडी जो है गिन्सबर्ग पढ़ भी चुके थे। तमाम सारे लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में कहा भी था, तो उन समस्त चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है। सामाजिक ढांचा मतलब क्या होता है, ढांचा माने होता है सांचा, माने स्ट्रक्चर यानी संरचना। ढांचा शब्द, संरचना मतलब एक ही बात है। क्लियर, तो सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है।
अर्थात समाज के आकार में अगर परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा। इसके जो समाज के विभिन्न अंग होते हैं, समाज के विभिन्न अंगों में अगर परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा। और इनके बीच संतुलन और समाज के संगठन में अगर कोई परिवर्तन होता है तो भी सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। यह परिभाषा गिन्सबर्ग महोदय ने कही और बड़ी व्यापक परिभाषा है। ऐसी बात नहीं कि इनके जो है बातों में वजन नहीं है, बिल्कुल वजन है इनकी बातों में और अच्छी तरीके से परिभाषा दी है। दूसरे विद्वान आते हैं आपके किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की बात की तो बड़े जबरदस्त समाजशास्त्री, आप सभी लोग इनका नाम जानते होंगे, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने इनका नाम सुना होगा, सेकंड में भी सुना होगा और थर्ड में भी आप सुन ही रहे हैं। और आगे चल करके आप जब तक समाजशास्त्र पढ़ते रहेंगे तब तक आप किंग्सले डेविस, गिन्सबर्ग, मैकाइबर पेज, इनके नाम आपके आते रहेंगे। क्लियर? मार्क्स, कार्ल मार्क्स के आगे बढ़ते हैं तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय, यानी ये भी कहते हैं कि हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है। भाई किन परिवर्तनों से है? उन परिवर्तनों से है जो कि सामाजिक संगठन, आप सामाजिक संगठन को भी ये और सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी सामाजिक जो कार्य है अगर उनमें बदलाव हो जाता है या जो समाज की जो संरचना है, यानी स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें इन समस्त विद्वानों की परिभाषाओं को तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक स्ट्रक्चर होता है, यानी सोशल जो एक प्रकार से संरचना होती है, सामाजिक संरचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब कोई परिवर्तन होता है, उसमें बदलाव होता है, ठीक है, या उसमें चाहे घटोत्तरी हो जाए चाहे बढ़ोतरी हो जाए तो वो सामाजिक परिवर्तन होता है। क्लियर? ये हो गया आपका पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ चुका है आपकी इस परीक्षा में। देखिए प्रश्न है आपके सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, तो देखिए समाज जो होता है कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो एक निश्चित रूप मतलब प्राप्त कर चुकी हो, यह एक प्रक्रिया है। यानी समाज का कोई रूप नहीं होता और सामाजिक, चूंकि जो भी चीज़ एक प्रक्रिया होगी या एक क्रिया होगी वो दिखाई नहीं पड़ेगी। क्रिया मीन्स होता है आपका मोशन, और मोशन जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। डोंट टच डोंट सीन, ठीक है। और जब किसी चीज़ को हम नहीं ना तो देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसीलिए समाज को कहा जाता है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। और क्यों अमूर्त अवधारणा है? चूंकि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मैकाइवर पेज ने भी कहा था। तो जो सामाजिक संबंधों का जाल है वही समाज है। तो सामाजिक संबंधों के जाल को आप देख नहीं पा रहे हैं। आपने संबंधों को देखा कभी कि ये संबंध काले होते हैं, संबंध नीले होते हैं, संबंध पीले होते हैं? कभी आपने सुना? बिल्कुल नहीं सुना होगा। संबंध अच्छे या बुरे होते, संबंध तो महसूस किए जाते हैं ना बाबू। तो संबंध जो होते हैं उनको आप देख नहीं सकते ना उनको टच कर सकते हो आप, बस उनको केवल फीलिंग्स के द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें आप महसूस करते हैं वो चीज़ें आपकी अमूर्त होती हैं। और खास करके समाज जो होती कोई सत्ता नहीं है, इसी को लेकर के बात कही गई है। एक निश्चित इसका कोई रूप नहीं है, कोई इसका ऐसा नहीं कि भाई एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी पार्ट की तरीके से, एक आदमी के तरीके से, या कोई वस्तु है उसको एक प्रकार से उसमें कुछ कट गया। एक पर्वत है, पर्वत का ऊपरी शिला टूट गया तो समाज में परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है भाई। वो दिखता ही नहीं है ना। तो जब दिखता नहीं है तो जो चीज़ें ऐसे सामाजिक संबंध नहीं दिखते हैं तो सामाजिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब नहीं कोई स्ट्रक्चर बना होगा समाज का कोई नक्शा होगा भारत जैसा, ऐसा नहीं है। तो जब इन संरचना में यानी कि जब इन क्रियाओं में परिवर्तन होता है, अंतर क्रियाओं में परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहा गया कि एक निश्चित रूप नहीं होता है समाज का, यह एक प्रक्रिया होती है समाज जिसमें निरंतरता पाई जाती है। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी पाई जाती है, लगातार इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। चाहे एक प्रकार समाज चाहे घटे चाहे बढ़े, सामाजिक मूल्यता चाहे घटे चाहे बढ़े, कोई ना कोई चीज़ें इसमें होती रहती हैं। क्लियर? आज जो परिवर्तन का स्वरूप समाज में जो है वह परिवर्तन कल नहीं रहेगा। यानी जिन आधार पर आज परिवर्तन हो रहा है, ये कटी फटी जींस पहन लो बस परिवर्तन हो गया, वो हो सकता है आने वाले समय बदल जाए। लोग धोती कुर्ता पहन करके आधुनिकता बताने लगे, मॉडर्न पहन बताने लगे, बिल्कुल होता है। ऐसी बात नहीं कि आप पैंट से टाई लगा ले तो आप बहुत बड़े आधुनिक हो गए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपके विचार वैसे ही हैं और आप जो है टाई लगा करके और क्रीम पाउडर लगा करके बढ़िया से जो है एक लैपटॉप लेके कट कट बटन दावत हो तो क्या मतलब ही नहीं कि बहुत बड़ा आधुनिक आदमी हुई। क्यों? आदमी जो खेती कर रहा है उसके पास भी ज्ञान है, उसकी एक प्रकार से अपने जो है भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को समझ रहा है और सामाजिक मूल्यों को समझ रहा है, वो भी अपने आप में आधुनिक है। कोई समाज आधुनिक और कोई समाज पिछड़ा नहीं होता है, वो अपनी दृष्टि में आगे होते हैं और आप अपनी दृष्टि में आगे होते हैं। जनजातीय समूह को मैं पिछड़ा नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि जनजातीय समुदाय जो है या जनजातीय जो समाज है वो भी अपने आप को मॉडर्न बनाते हैं।
उनकी दवाएं, आज की जो दवाएं हैं, आज की दवाएं तो एक प्रकार से वो भी नुकसान भी करती हैं, उनकी दवाएं कभी नुकसान ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं। यही नहीं, बल्कि विभिन्न समाजों में भी परिवर्तन की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। मतलब अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से अलग अलग मापदंडों के हिसाब से परिवर्तन होता है। भारतीय समाजों के परिवर्तन की बात की जाए तो धीमी गति हो सकती है किसी समाज में, भारत के समाज में, मतलब कि भारत समाज में बहुत सारे समाज, ऐसा नहीं कि भारत एक समाज है, नहीं नहीं, कई सारे समाज होते हैं। समाज का कोई निश्चित एरिया भी नहीं होता है समुदाय की भांति। क्लियर। तो अलग अलग समाजों का परिवर्तन अलग अलग तीव्र मतलब गति से होता है। कोई समाज जो है तीव्र गति से परिवर्तन होता है, किसी में मंद गति से होता है। तो ये सारी चीजें ठीक है। सभी समाजों में व्याप्त परिवर्तनशीलता का साक्षी इतिहास है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्वेषणों की वृद्धि हो रही है, वैसे 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 क्या हो रहा है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन की गति भी तीव्र होती जा रही है। और वैज्ञानिक जो अन्वेषण हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्वेषणों की वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे आप देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की गति जो होती है उतनी तीव्र गति से बढ़ती जाती है। आप देखते हैं संचार और यातायात के साधनों के विकास से आप देखते हैं सामाजिक संबंधों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा, यदि होगा तो तीव्र होगा या मंद होगा, ये अधिकार पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि परिवर्तन किस गति से किस समाज में होगा, लेकिन ये एक प्रकार से मानव स्वभाव और प्रवृत्तियां परिवर्तनशील है। अतः यह भविष्यवाणी अवश्य समाज साथ कर सकता है, मतलब कि समाज में परिवर्तन जो होगा वो होगा। यानी ये आप कह सकते हैं कि आज का समाज ऐसा है वैसा समाज पिछले समाज में नहीं होता, मतलब होगा। यानी कि आज के 10 साल बाद जो आज की स्थिति है वैसी नहीं होगी, आज से थोड़ा सा दूसरी तरीके से होगी, लेकिन वह कैसी होगी एग्जैक्ट समाजशास्त्र नहीं बताता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप यद्यपि विभिन्न प्रकार का होता है, और फिर भी विश्व के प्रत्येक समाज में परिवर्तन जो होते हैं वो आशा जो है अवश्य अवश्य मतलब स्वाभाविक होते हैं। और इसी गुण के कारण से इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। क्योंकि सार्वभौमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परिवर्तन होता रहता है, समाज में हमेशा परिवर्तन होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है परिवर्तन के लिए ही जानी जाती हैं। सामाजिक परिवर्तन एक बहुत ज़बरदस्त अवधारणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, सामाजिक मतलब संरचना का क्या अर्थ होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। संरचना शब्द का आशय किसी वस्तु में प्रयुक्त इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रम का आभास दिलवाता है, जैसा कि भवन, इमारत, ये इसका मतलब होता है संरचना इत्यादि। अथवा इसे किसी ठोस या अस्थायी वस्तु का बोध होता है। संरचना को जब हम ध्यान में रखते हैं, संरचना माने एक नक्शा, एक सांचा, एक ढांचा हमारे दिमाग में आता है, जिसे मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञात कर सकता है। सामान्यतः संरचना शब्द का प्रयोग जो हुआ है किसी भी वस्तु के निश्चित क्रम के लिए, मतलब निश्चित क्रम के लिए हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात की जाए, एक भवन है, उसकी संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो इससे भवन निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुओं के क्रम का ज्ञान हो जाता है कि भाई जो है केवल ईंट, पत्थर, रेत, लकड़ी, सीमेंट, लोहे, इन सभी से अलग अलग ढेरों को हम भवन नहीं कह सकते हैं। जब उसका एक कौन सा कमरा किधर होगा, लेटरिन किधर होगी, बाथरूम किधर होगा, किचन किधर होगा, ठीक है, पूजा का घर किधर होगा, ठीक है, और बेडरूम किधर होगा, तमाम सारी चीज़ें फिट कर ली जाती हैं जब, ठीक है, तो वो घर होता है। ऐसा नहीं कि आप ईंटा गांस दिया, मोरंग गांस दिया, गिट्टी गांस दिया तो एक प्रकार से भवन हो जाए, घर हो जाए, नहीं, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। तो एक निश्चित क्रम में जब हम जो है ईंट, पत्थर, मोरंग, गिट्टी, सीमेंट का प्रयोग करते हैं तो एक भवन बनता है, एक घर बनता है, तो वो चीज़ें होती, तो उसको एक संरचना बोल सकते हैं। तो पहले उसका नक्शा, संरचना बनाई जाती है। क्लियर। मिशेल महोदय हैं, समाजशास्त्री हैं, उनका एक कथन मुझे याद आ जा रहा है। मिशेल महोदय का एक कथन है, भाई कौन सा कथन है, मिशेल महोदय का कथन है कि किसी भी तत्व की संरचना उसके भागों का औपचारिक क्रम है। क्या है, औपचारिक क्रम है। किसी भी तत्व की संरचना जो होती है, जो मतलब चीज़ें बनी हुई होती, कोई भी तत्व जो बना हुआ होता है उसकी संरचना जिससे बनी हुई होती है, उनके जो तत्व होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के कोई बड़ी चीज़ बनती है, कोई संरचना बनती है, तो उसका औपचारिक क्रम होता है। औपचारिक मतलब एक प्रकार से बढ़िया क्रम होता है, एक जो है सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रम होता है। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि इन विभिन्न घटकों को आपस में जोड़ करके एक नवीन स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वही होती संरचना। अब समाज में खास करके आप देखते हैं समाज का निर्माण होता है सामाजिक संबंधों से, समाज का निर्माण होता है सामाजिक मूल्यों से, समाज का निर्माण होता है सामाजिक परंपराओं से, रीतियों से, रूढ़ियों से, ठीक है, तो व्यक्तियों से। तो ये सभी चीज़ जो है कहीं ना कहीं पे समाज के चूंकि भाग होते हैं, और चूंकि ये सब तत्व जो होते हैं जो औपचारिक क्रम में अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को हम संरचना कहते हैं। और जब इन्हीं में परिवर्तन हो जाता है इसी संरचना में, तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे सभी लोग। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाई देखेंगे। प्रश्न आपका है कि संरचना में परिवर्तन
संरचना में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है भाई? संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य संरचना के किसी भी भाग में परिवर्तन संशोधन से होता है। जैसे मान लेते हैं विशेष धर्म, जाति, भाषाई समुदाय आदि के अनुयायियों की संख्या में अगर परिवर्तन होता है, मतलब समाज की संरचना में परिवर्तन हो गया। क्लियर? तो ये उदाहरण के माध्यम से समझ गए आप। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, संरचना का परिवर्तन। देखिए, जब पूरी संरचना में परिवर्तन मौजूद होता है तो इसे संरचना का परिवर्तन कहते हैं, संरचना के परिवर्तन के रूप में जानते हैं। ठीक है, और यह उच्च स्तर का परिवर्तन होता है, मतलब कि पूर्ण समाज में परिवर्तन जिसके कारण से होता है, अंतर्निहित धर्म जाति सब बदल जाते हैं, तो उसको कहते हैं खास करके संरचना का परिवर्तन। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो समाज जो रहता है, उदाहरण के लिए समाज जो साम्यवाद है, साम्यवाद पहले था, उसके बाद में फिर पूंजीवाद आया, तो पूंजीवाद में बदल गया, इसके मतलब या इसके विपरीत मान लेते हैं, पूंजीवाद से समाजवाद में बदल जाए, तो ये चीज़ें होती हैं खास करके क्या, संरचना का परिवर्तन। जब कोई पूरा का पूरा चीज़ों में बदल जाए, ऐसे मान लेते हैं कि पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, वो फिर एक बैग पूंजीवाद आया और पूंजीवाद के प्रभाव ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला, तो वो होता है संरचना का परिवर्तन। क्लियर? छठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में अगर बताया जाए तो परिवर्तन प्रकृति जो होती है, परिवर्तन की प्रकृति शाश्वत और सर्वव्यापी नियम होता है, हमेशा परिवर्तन होता है। एक कथन भी आपको पता होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि जो परिवर्तन होता है प्रकृति का नियम होता है। जब परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है और परिवर्तन के हिसाब से हमको मतलब समाज जैसा परिवर्तित हो रहा है या जो लोग परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर अपने आप को हम अनुकूल नहीं करेंगे, प्रकृति भी परिवर्तित हो रही है, तो उसके हिसाब से हमको अपने आप को सेट करना होता है। क्लियर? तो सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन ना होता है, यानी सामाजिक जीवन हो या फिर कोई अन्य जीवन हो, हमेशा से हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। आज मैं यह क्लास पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 10 दिन बाद पढ़ाऊँ, तो इसी क्लास को मैं दूसरे तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, यानी कुछ आपको नया जरूर मिलेगा, यानी जब भी कुछ हम पढ़ाएंगे या कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो कुछ नया जरूर पढ़ाएगा, उस दूसरे बार तीसरे बार और अच्छा कुछ बताएगा, चौथी बार और अच्छा बता सकता है। क्लियर? तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को हम कुछ विशेषताओं के आधार पर निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसे आपको लिखना है। परिवर्तन की विशेषताएं आपसे पूछी गई थी, पहली विशेषता आप लिख दीजिएगा। पहली विशेषता अनिवार्यता, समाज में जो है परिवर्तन जो होता है अनिवार्य होता है, यानी समाज में परिवर्तन होना ही होना है, ये सबसे पहली बात। दूसरी विशेषता ये होती है समाज की, सामाजिक संरचना की या परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की दूसरी विशेषता है कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब होता है यूनिवर्सलिटी, यानी यूनिवर्सलिटी मतलब इसको होना ही तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समाज में अगर परिवर्तन नहीं होगा, अनिवार्य है, यानी समाज के लिए परिवर्तन जो है अनिवार्य होता है, समाज में परिवर्तन होना अनिवार्य है, समाज में परिवर्तन होकर ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सत्य है, एकदम से पूर्णतः सत्य है। तीसरा विशेषता यह है सामाजिक परिवर्तन की कि सामाजिक परिवर्तन की गति समय कारण से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो एक प्रकार से समय की गति मतलब सामाजिक परिवर्तन की गति होती है वो समय से प्रभावित होती है, समय के अकॉर्डिंग समाज में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर? इसके अलावा चौथी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की जटिलता, क्योंकि आप देखते हैं सामाजिक जो मतलब सामाजिक परिवर्तन से पहले समाज कितना सरल था, आज का समाज कितना जटिल होता जा रहा है, तो एक प्रकार से सरलता से जटिलता की ओर आप देखते हैं समाज में परिवर्तन हुआ है खूब अधिक मात्रा में। पांचवी चीज ये है कि भविष्यवाणी करना असंभव है, और सामाजिक परिवर्तन ऐसा नहीं बड़ा सहज होता है, सामाजिक परिवर्तन जटिल होता है, मतलब कठिन होता है सामाजिक परिवर्तन होना। क्लियर? बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है सामाजिक परिवर्तन के लोगों को, यानी जो सामाजिक परिवर्तन करना चाह रहे होते हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। पांचवी बात है, पांचवी विशेषता सामाजिक परिवर्तन की क्या, भविष्यवाणी करना असंभव है। यह आप नहीं कह सकते कि आने वाले 10 साल में, अगले 10 सालों में समाज ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि अगले 10 सालों में समाज परिवर्तित होगा, लेकिन आप ये नहीं सकते हो क्या क्या बदलेगा। ठीक है, ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और छठवीं विशेषता है सामुदायिक परिवर्तन। जब समाज में परिवर्तन होता है तो इसकी एक विशेषता है कि समुदाय में परिवर्तन होता है। क्लियर? सामुदायिक परिवर्तन से आप तात्पर्य लगा सकते हो कुछ मात्रा में। सातवीं विशेषता एक सापेक्ष धारणा होती है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, कैसी धारणा होती है? एक सापेक्ष धारणा होती है। ये आपका हो गया सामाजिक परिवर्तन के बारे में कुछ बातें और उसकी विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है भाई? सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, यानी अटूट संबंध है। किसी भी समूह के व्यक्तियों में जब चेतना युक्त संपर्क होता है तब उसे हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। क्या होता है भाई? चेतना युक्त संपर्क होता है समूह के व्यक्तियों में। जब क्या होता है कि जो समाज का समुदाय मतलब कि जो समाज है उसमें तमाम सारे समूह होते हैं, और उन्हीं समूहों के बीच में, चाहे आपसी समूह के चाहे दो समूहों के बीच में परस्पर क्या होता है, जब संपर्क होता है तो वही सारी चीज़ें होती हैं, खास करके सामाजिक अंतर क्रियाएँ।
यदि संपर्क केवल भौतिक होता है यानी फिजिकली, तो इससे सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता है। एक समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है, तो कुछ अंतर्क्रियाएं सद्भावपूर्ण होती हैं, कुछ सहयोग के लिए होती हैं, तो कुछ तनावपूर्ण होती हैं, कुछ भेदभाव की भावना से होती, कुछ संघर्ष को दिखाती है, कुछ कंपटीशन को दिखाती है। और दोनों स्थितियों में चाहे संघर्ष हो चाहे सहयोग हो, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन जरूर आता है। क्लियर? ये हो गया सामाजिक अंतर्क्रिया। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। आपसे ऐसे प्रश्न जरूर पूछेंगे। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान से आपसे प्रश्न आएगा। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान से आशय क्या होता है? आशय ये होता है, बीर स्ट्रीट के कथन को हम पहले पढ़ लें, उसके बाद में आपको बताने का प्रयास करते हैं। बीर स्ट्रीट महोदय कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान को स्पष्ट करते हुए कि प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस ढंग से होता है, यानी कि परिवर्तन का एक प्रकार का ढंग होता है प्रतिमान। ठीक है, यानी एक साँचा, एक ढंग, किस प्रकार समाज में परिवर्तन होता है उसका एक ढंग। क्लियर? तो होता है सामाजिक प्रतिमान। जिसे कैसा ढंग या कैसा प्रतिमान या कैसा ढंग जो कि परिवर्तन के लिए, तो प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस ढंग से होता है जिसे समाज के अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ साथ ही एक समय में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एक विशेष ढंग से देखने को मिलता है, तो उसी को हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। और इसी आधार पर मैकाइबर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में बार बार प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किसने किया? तो मैकाइबर पेज ने किया था। ठीक है, 3 प्रतिमान कौन कौन से हैं? पहला प्रतिमान है आपका प्रथम प्रतिमान, जिसको आप रेखीय प्रतिमान भी कहते हैं, यानी प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक प्रतिमान के क्षेत्र खास करके इसमें आते हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं रेखीय परिवर्तन में आपके जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं या जो वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं लगातार, उनमें जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि एक लगातार परिवर्तन। जैसे मान लेते हैं जो है पंखा बना, पंखा से बना आपका क्या, पंखे से बना भाई कूलर, कूलर से एसी, इसी प्रकार से कुछ दिन बाद और कुछ आ जाएगा। पहले ठंड गर्मी के लिए एसी बनी, अब ठंडी के लिए एसी भी बन गई। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब एक रेखीय परिवर्तन है जो कि उच्चता निम्नता से उच्चता की ओर बढ़ता है। दूसरी बात, द्वितीय प्रतिमान। द्वितीय प्रतिमान मतलब होता है उतार चढ़ाव वाला। जैसे जनसंख्या कभी घटती है, कभी बढ़ती, कभी घटती, कभी बढ़ती, यानी इसका ग्राफ कभी घटता है कभी बढ़ता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और एक प्रकार से आप देखते हैं आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है। कभी आप देखते हैं कोई चीज़ महंगी है, कभी सस्ती है। ठीक है, कभी डॉलर रुपया सस्ता हुआ, कभी महंगा हुआ, तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपका हो गया द्वितीय प्रतिमान समाज का। तृतीय प्रतिमान में होगा तरंगीय परिवर्तन। इसको तृतीय प्रतिमान को तरंगीय परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे फैशन में कोई परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में, तो ये सब हो गया आपका तृतीय प्रतिमान। क्लियर? इसके अलावा एक होता है तरंगीय जो है परिवर्तन या तरंगीय प्रतिमान। उसमें क्या होता है कि इसे मौसम संबंधी परिवर्तन की, एक जगह से चले परिवर्तन हुआ, ठंडी से चले गर्मी, गर्मी के बाद फिर से चले जो है बरसात। ठीक है, और बरसात के बाद में फिर ठंडी, फिर गर्मी, फिर बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, इस प्रकार से एक साइकिल बन जाती है। क्लियर? 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। इसे किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। स्पेंसर और मार्गन ने सामाजिक परिवर्तन को रेखीय आधार पर समझने का प्रयास किया है, और स्पेंसर, आकबर्न, पैरेटो, सोरोकिन, ये सब विचारकों ने चक्रीय आधार पर इसको समझने का प्रयास किया है। और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, एक तो रेखीय सिद्धांत और एक आपका चक्रीय सिद्धांत। तो स्पेंसर और मार्गन किसके समर्थक हैं? सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित हैं? तो स्पेंसर और मार्गन जो है आपके रेखीय परिवर्तन से संबंधित हैं। जबकि बात की जाए पेट्रिम सोरोकिन की, पैरेटो की, आकबर्न की और स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर की, तो ये लोग किससे संबंधित है भाई? ये सब चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। आप समझते हैं रेखीय सिद्धांत क्या और चक्रीय सिद्धांत क्या है। रेखीय सिद्धांत की अगर बात करें भाई, रेखीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो होती है विभिन्न स्तरों के माध्यम से एक ही दिशा में आगे बढ़नी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो टेक्नोलॉजी संबंधित परिवर्तन हो रहे हैं वो एक ही दिशा में हो रहे हैं। क्लियर? और दूसरी बात, जो चक्रीय सिद्धांत वाले वो यह मानते हैं, चक्रीय सिद्धांतकारों का कहना है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से चलते हैं पुनः वहीं पर लौट आते हैं। प्रकृति में भी इसी प्रकार का परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकारों में स्पेंगलर का नाम भी आता है, पेट्रिम सोरोकिन का, पैरेटो का, टायनबी का भी नाम आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे मौसम से संबंधित परिवर्तन मैंने आपको बताया था, तो वो हो गया आपका चक्रीय परिवर्तन है। जहाँ से हम चलेंगे वहीं पर फिर से हम घूम करके आ जाएंगे। ये सामाजिक परिवर्तन के विद्वानों ने बताया। एक सामाजिक परिवर्तन सीधा सीधा जैसे आपका जो है जो कि जो आपके वो हो रहे हैं, लगातार वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, ठीक है, आविष्कार हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो रेखीय परिवर्तन के तहत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 सिद्धांतों के रेखीय की परिवर्तन के खास करके
10वां क्वेश्चन देखेंगे, रेखीय परिवर्तन अगर आपसे अलग से पूछे तो क्या लिखना है? तो लिखेंगे कि जब एक समाज नियत दिशा में जिसका निर्धारण सामाजिक मूल्य करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता है तो उसे प्रगतिशील रैखिक समाज कहते हैं, मतलब कि रैखिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत एक समाजवादी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन की सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता है। परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। इसमें रेखीय परिवर्तन में जिस एक रेखा से व्यक्त किया जाता है परिवर्तन, या रेखा क्षैतिज हो जाती है तथा कभी कभी उद्विकासीय भी हो जाती है। रेखीय परिवर्तन को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? देखें, रेखीय परिवर्तन को भी 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका समरैखिक यानी कि यूनिलाइनर। दूसरा होता है आपका उद्विकासीय। उद्विकासीय का मतलब क्या होता है आपका? उद्विकासीय का मतलब आपका होता है, भाई देखेंगे, उद्विकासीय का आपका मतलब होता है आपका इवोल्यूटरी, और आपका जो है तीसरा होता है प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 तरीके से यानी कि समरैखिक, उद्विकासीय और प्रगतिशील, ये रेखीय परिवर्तन के 3 भाग हैं। क्लियर? तो इनके अनुसार भी परिवर्तन होता है, ये भी परिवर्तन के एक प्रकार के रूप में आप ले सकते हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न है आपका, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय और रेखीय सिद्धांतों में अंतर बताइए। तो देखें, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के आधार मतलब अनुसार सामाजिक परिवर्तन कभी भी एक विशेष दिशा की ओर नहीं होता है। जीवन चक्र के समान इसी मतलब इन परिवर्तनों में भी एक चक्रीय प्रवृत्ति को देखते को मिलती है, और इसके समर्थक हैं खास करके चक्रीय परिवर्तन के स्पेंगलर, पिटरिम सोरोकिन, टायनबी, पेरेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब। रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति जो होती है वो एक ही दिशा में आगे चल करके बढ़ने की होती है। रेखीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में कांट हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, मार्क्स वेबलिन हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर और हाबाउस। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इसमें खास, स्पेंगलर का नाम चक्रीय परिवर्तन में शामिल है, और खास करके इनका नाम जो है ये इसमें शामिल है। ठीक है, रैखिक परिवर्तन में स्पेंसर का। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक है खास करके, तो ये रेखीय परिवर्तन से। वहां पर थोड़ा सा स्पेंगलर था तो मैंने स्पेंसर बोल दिया था, तो स्पेंगलर ध्यान रखेंगे, ये स्पेंगलर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण से समाज में परिवर्तन होता है। मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को बता रखा है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की धारणा जिसे हम सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कहते हैं, उसके पीछे अनेक कारक हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की निरंतरता और सार्वभौमिकता के लिए अनेक कारक हैं। बाटोमोर कहते हैं इस संदर्भ में कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना अथवा विशेषकर सामाजिक संस्थाओं अथवा विभिन्न संस्थाओं के अंतः संबंधों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। सामाजिक परिवर्तन संरचना तथा संस्थाओं में परिवर्तन लाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन भी होता है। क्लियर? और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक होते हैं, पहला कारण आपका प्राकृतिक कारण, दूसरा होता है आपका भौगोलिक, तीसरा होता है जैविक कारक, चौथा होता है आपका प्रौद्योगिकी कारक, और पांचवा होता है आपका सांस्कृतिक कारक, और एक होता है आपका धार्मिक कारक, आर्थिक कारक। तमाम प्रकार के आपके कारक हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक कारक भी आपका इसमें है। तो ये तमाम प्रकार के कारक हैं जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है और आए दिनों होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 13वां प्रश्न है आपका कि माल्थस का जनसंख्यात्मक सिद्धांत क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाला, एकदम से स्टार बना दे रहा हूं, इसको एकदम से रट लीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है भाई? प्रश्न आपका आ चुका है, माल्थस का जो जनसंख्यात्मक सिद्धांत है इसके बारे में बताएं। चूंकि माल्थस महोदय जननांकीय कारकों को बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का, और निश्चित तौर पर जननांकीय कारक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर निभाते हैं सामाजिक परिवर्तन में। माल्थस द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या का सिद्धांत यद्यपि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि तथा इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति द्वारा लाए जाने वाले नैसर्गिक प्रतिबंधों की व्याख्या से संबंधित है, लेकिन माल्थस ने अपने सिद्धांत को जिस रूप में प्रस्तुत किया उससे सामाजिक परिवर्तन पर जैविकीय कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। और यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि माल्थस वह पहले विचारक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है यस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसमें तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न जो है जरूर पूछा गया कि यस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है? माल्थस महोदय हैं। जनसंख्यात्मक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? माल्थस हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक यस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जैविकीय आधार पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों, परिणामों और नैसर्गिक प्रतिबंधों का विस्तार से वर्णन करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। स्वयं डार्विन महोदय ने खास करके यह स्वीकार किया है कि माल्थस के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या का सिद्धांत ही वह आधार है जिसने
उन्हें सामाजिक विकास की विवेचना में प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा को विकसित करने की प्रेरणा प्रदान करी। अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डार्विन के जब अपने विचार को दे रहे हैं तो आधार मान रहे हैं जो है माल्थस की थियरी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। माल्थस महोदय का जनसंख्या सिद्धांत ये कहता है कि मान लेते हैं जैसे जो मनुष्य है उनकी संख्या कैसे बढ़ रही है गुणोत्तर श्रेणी में, 1 2 4, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि गुणोत्तर श्रेणी इसको कहते हैं। और समानांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस प्रकार से। क्लियर। तो ये गुणोत्तर श्रेणी, ये समानांतर श्रेणी। इसमें देखते हैं एक इसमें अंतर, एक का इसमें अंतर, एक का इसमें अंतर, एक का इसमें अंतर, ये समानांतर है। क्लियर। और इसमें अंतर आपको समान नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक का अंतर मिलेगा। ठीक है। और वहीं अब बगल में आप देखेंगे तो जो है जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 12 मतलब 16 लिखा, 32 लिखा। ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं अलग अलग अंतर आपको दिखेगा। क्लियर। ये होगा आपका गुणोत्तर श्रेणी, 1 2 3 4 5 6, ये होगा समानांतर श्रेणी। तो ये माल्थस कहते थे कि जो जनसंख्या है वो तो बढ़ती है भाई गुणोत्तर श्रेणी में, यानी जनसंख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। एक आज 1 बढ़ी, कल 2 बढ़ी, परसों 4 बढ़ गई, जो है तीसरे मतलब चौथे दिन 8 बढ़ गई, पाँचवें दिन 16 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से माल्थस कहते हैं। लेकिन जो उत्पादन के साधन है वो आज 1 बढ़े, कल 2 बढ़े, परसों 3 बढ़ा, चौथे रोज 4 बढ़ा, पाँचवें रोज 5 बढ़ा, इस प्रकार से बढ़ते हैं। यानी जो ये हैं उत्पादन के साथ, मान लेते हैं कि जो है 32 आदमी जब हो जाएंगे तो 32 आदमी पे 6 लोगों के पास मोटरसाइकिल होगी, यानी कि 6 मोटरसाइकिल होगी और 32 मतलब लोग होंगे चलाने वाले। यानी उत्पादन के साधन कम होंगे और जनसंख्या ज़्यादा होगी। क्लियर। यही माल्थस महोदय का मुख्य रूप से सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, प्रौद्योगिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रौद्योगिकी का आशय उस व्यवस्थित ज्ञान से है जिसके द्वारा विभिन्न यंत्रों तथा उपकरणों का प्रयोग करके जो है मतलब प्रयोग संभव हो पाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्देश्य पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग हम करते हैं उससे संबंधित उपकरण अथवा ज्ञान को प्रौद्योगिकी कहते हैं। सामान्यतः लोग प्रौद्योगिकी का अर्थ उपकरणों या यंत्रों से लगाते हैं, किंतु वास्तविकता या नहीं है कि केवल यंत्र और जो एक प्रकार से उपकरण है वही केवल प्रौद्योगिकी है। उपकरण, यंत्र तथा प्रौद्योगिकी अलग अलग अवधारणाएं होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रौद्योगिकी कारक। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों की बात की है तो वैज्ञानिक जानकारी का व्यवहारिक क्षेत्र में उपयोग ही प्रौद्योगिकी होता है। और प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का कारक है और इसकी प्रगति से सामाजिक परिवर्तन जो है वो होता है। प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है और निश्चित तौर पर इसके कई सारे तरीकों से हम मतलब सामाजिक परिवर्तन निम्न तरीकों से लाती है। समाज मतलब जो प्रौद्योगिकी होती है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो होती है, इसके कारण से तकनीकी के माध्यम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन यंत्रीकरण का विकास करके, यानी कि आप देखते हैं जो काम पहले मनुष्य करते थे कम समय में मतलब बहुत अधिक समय में, और वही काम अब मशीनें बहुत कम समय में बहुत कम लोगों की सहायता से कर पाती। क्लियर। तो मशीनों का जिस प्रकार से बढ़ावा हो रहा है उस प्रकार से सामाजिक संबंधों में भी चेंजमेंट हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन में जाहिर सी बात है संबंधों में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। दूसरी बात जीवन का पोषण करके। ठीक है, जीवन का पोषण करके भी कहीं ना कहीं पे सामाजिक परिवर्तन आप देखते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखते हैं बहुत सारे भोजन घर तक पहुंचने लगा है। क्लियर। इसके अलावा उत्पादन की उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन करके, जो उत्पादन की पद्धति है उसमें आप देखते हैं परिवर्तन सारा हो गया। पहले गेहूं आप बैल के द्वारा जुताई करके हल से बोते थे, बड़ा दिन लग जाता था, बहुत कम होता था। आजकल ट्रैक्टर मशीन है, बड़ी बड़ी मतलब कि जो है खाद है, खर अगर आपके खेत में आ गया तो उसकी दवाई मार देने, पहले निराना पड़ता था खूब दबा करके। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है। और समाज के सदस्यों के द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा सामाजिक संगठन के पक्षों के बीच संतुलन आवश्यक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संस्कृति के मूल तत्वों में परिवर्तन, अर्थात रीति रिवाजों में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन, खान पान की विधियों में परिवर्तन, संगीत में परिवर्तन, नृत्य में परिवर्तन, कला कौशलों में परिवर्तन, धर्म दर्शन में परिवर्तन, आदर्श विश्वास में परिवर्तन, मूल्यों के विशिष्ट रूप में परिवर्तन जब हो जाता है तो उसको हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर। डासन और गेटिस महोदय खास करके सांस्कृतिक परिवर्तन से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन दोनों ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन
सामाजिक परिवर्तन जो होता है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, क्योंकि समस्त संस्कृति अथवा उत्पत्ति, मतलब समस्त संस्कृति की उत्पत्ति होती है जहाँ पर होती है, वो कहीं ना कहीं पे उसका अर्थ जो होता है, प्रयोग, दोनों खास करके सामाजिक होते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सॉरी सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों के बारे में आपसे बताने को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों के बारे में बताइए। तो सांस्कृतिक कारक जो हैं सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन के साथ ही साथ जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। संस्कृति का अभिप्राय उन समस्त योग से होता है जो व्यक्ति के पास है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है अभौतिक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कार्डिनर महोदय समाज, मतलब इसके लक्षण को बताते हुए, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों के उसको बताते हुए, चूंकि निम्नलिखित लक्षण और संस्कृतियों में पाए जाते हैं तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने सांस्कृतिक कारकों को बताया। पहला पारिवारिक संगठन होता है ये, दूसरा समूह का निर्माण, तीसरा बृहत समूह या गोत्र संस्कृतियाँ ये होती है, निश्चित कार्य पद्धति होती है इनकी, आधारभूत अनुशासन होता है, अतिक्रमण का नियंत्रण होता है, मनोवैज्ञानिक एकता और निश्चित जीवन उद्देश्य होता है। क्लियर, ये बात अब निश्चित जीवन उद्देश्य होता है सांस्कृतिक परिवर्तन में, ये सांस्कृतिक कारक मुख्य रूप से होता है। और आगे बढ़ते हैं। और इन मानकों में परिवर्तन होने से क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन त्वरित गति से होने लगता है। जब भी आप देखते हैं मनोवैज्ञानिक एकता में परिवर्तन हुआ, निश्चित जीवन उद्देश्य में परिवर्तन हुआ, आधारभूत अनुशासन में परिवर्तन हुआ, बृहत समूह यानी गोत्र में परिवर्तन हुआ, पारिवारिक संगठन में परिवर्तन हुआ, समूह में परिवर्तन हुआ, निश्चित कार्य पद्धति में परिवर्तन हुआ, अतिक्रमण का नियंत्रण हुआ, उसी समय आप समझ लीजिए कि सांस्कृतिक परिवर्तन यहाँ पर प्रबल हो रहा है, हावी हो रहा है। इन्हीं माध्यमों से सांस्कृतिक, मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं, इन्हीं तत्वों में हुए परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। 18वां प्रश्न आप देखेंगे। 18वां प्रश्न आपका आ चुका है, प्रगति क्या है। जब सामाजिक परिवर्तन किसी मतलब निश्चित दिशा में होता है, जब सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में होता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं। मैकाइबर पेज कहते हैं कि प्रगति से, मतलब प्रगति में स्वाभाविक, मतलब प्रगति में सामाजिक परिवर्तन की दिशा का भी, मतलब का ही बोध नहीं होता है, वरन किसी अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाने वाली दिशा का भी बोध होता है। ओके, ये किसने कहा, मैकाइबर और पेज ने कहा। क्लियर। इसके अलावा हाब हाउस कहते हैं, हाब हाउस कहते हैं प्रगति की परिभाषा को देते हुए कि सामाजिक प्रगति से तात्पर्य सामाजिक जीवन में उन गुणों को वृद्धि, मतलब उन गुणों की वृद्धि से है जिन्हें मनुष्य मूल्यों अथवा विचारयुक्त मूल्यों से जोड़ सके, और इस प्रकार इनके अनुसार जो है प्रगति से तात्पर्य सामाजिक गुणों में वृद्धि करने से होता है। क्लियर। तो सामाजिक परिवर्तन आपने जाना, सामाजिक प्रगति आपने जाना क्या होता है। प्रगति के बारे में मैंने बताया आपको कि प्रगति जो होती है उसका मतलब होता है सामाजिक जीवन के उन गुणों की वृद्धि होना जिन्हें मनुष्य मूल्यों और विचारयुक्त मूल्यों से जोड़ सकता है। यानी कि सामाजिक जो प्रगति होती है वो एक ही दिशा में होती, किसी दिशा में भी हो सकती है। क्लियर। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विकास। ये भी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है। ठीक है, विकास। विकास की अगर बात की जाए तो विकास क्या होता है, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। उद्विकास तथा प्रगति की भांति विकास भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास की आवश्यकता सामाजिक प्रगति के लिए होती है खास करके। मतलब पानसियन महोदय कहते हैं कि विकास मतलब संकुचित अर्थ में परिवर्तन है, यह वृद्धि यानी ग्रोथ से संबंधित है जो पहले से ही किसी वस्तु में गुप्त अवस्था में विद्यमान है। ये बात एक प्रकार से बताया गया है। तो वैसे मतलब कि ये खास करके आप देखेंगे जो विकास है ये उद्विकास से जुड़ा हुआ, उद्विकास जो होता है धीरे धीरे होता है, विकास एक प्रकार से एक तीव्र गति से होता है और एक निश्चित अच्छे की ओर होता है। खासकर विकास संकुचित अर्थ में परिवर्तन है और वृद्धि के से संबंधित है जो पहले से ही किसी वस्तु में गुप्त अवस्था में विद्यमान है। तो कुल मिलाकर के उद्विकास की अगर बात की, मतलब विकास की बात की है तो विकास माने होता है डेवलपमेंट। क्लियर। विकास के कई प्रकार होते हैं, देखेंगे विकास के प्रकार। विकास जो सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी व्यक्त रहता है उससे सूत्र रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, विकास बराबर परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि। अगर आर्थिक वृद्धि और परिवर्तन को जोड़ दिया जाए तो विकास होगा, यानी विकास हो रहा है लेकिन सामाजिक में परिवर्तन हो रहा है लेकिन समाज में कैसा परिवर्तन हो, आर्थिक वृद्धि हो, समाज आगे बढ़े तो वो होता है आपका विकास। विकास मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका राजनीति में विकास, आर्थिक विकास, दूसरा होता है राजनीतिक विकास
और तीसरा होता है सामाजिक विकास। क्लियर। तो आर्थिक विकास आपका, इसके अलावा राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास, ये सब आपके विकास, ये 3 प्रकार के विकास होते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर को, सॉरी 21 नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर पर आपका प्रश्न आ चुका है, सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है। सांस्कृतिक विलंबना को मैंने आपको ऑलरेडी ये बोर्ड पर क्लास करवा रहा था तो मैंने आपको समझाया है। सांस्कृतिक विलंबना की बात की है तो इसकी अवधारणा दी थी आगबर्द महोदय ने, ठीक है। और इन्होंने 2 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया आगबर्द महोदय ने। कौन कौन सी? पहली संस्कृति बताई भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में जैसे कि रेल हो गया, मोटर कार हो गई, टेलीफोन हो गया, ये सब हो गया आपका जो है भौतिक संस्कृति। बात की दूसरी संस्कृति की यानी अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति की अगर खास करके बात की जाए तो अब अभौतिक संस्कृति में आप देखते हैं मानव की कला, दर्शन, सोचने समझने की पद्धति, ये सब जो है ये अभौतिक संस्कृतियाँ हैं। क्लियर। ये हो गया आगबर्द महोदय के अनुसार कुछ संस्कृतियों के बारे में जानकारी। आगबर्द महोदय इन्हीं बातों को लेकर के कहते हैं कि संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु एक ही हिस्से के पिछड़ जाने के कारण से सामाजिक जीवन में क्या हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और खास करके समाज में यही सांस्कृतिक विडंबना की स्थिति होती। क्लियर। कौन सी सांस्कृतिक विडंबना भाई? संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक दोनों मतलब 2 पक्ष होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किंतु जब किसी एक हिस्से में परिवर्तन हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है और किसी हिस्से में परिवर्तन नहीं होता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्लियर। ये बात आप ध्यान, जब वो आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसी को सांस्कृतिक मतलब सामाजिक जीवन में असंतुलन पैदा हो जाता है और इसी असंतुलन की स्थिति को या परिवर्तन ना हो पाने की स्थिति को, इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबना। यानी किसी प्रकार से चाहे भौतिक संस्कृतियाँ पीछे रह जाए चाहे अभौतिक संस्कृतियाँ पीछे रह जाए, दोनों में से अगर कोई एक आगे रह जाती है और एक पीछे हो जाती है तो ये होती है सांस्कृतिक विलंबना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 22 नंबर आप क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 22 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन के जननांकिकीय कारक। जनसंख्यात्मक कारकों में जनसंख्या की रचना, जनसंख्या का आकार कैसा, घनत्व, इन सभी में अगर निश्चित रूप में सामाजिक परिवर्तन जो होता है, खास करके सामाजिक परिवर्तन इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। यदि देश के संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो आप देखेंगे कि निम्न स्तर हो जाएगा, जीवन स्तर हो जाएगा, निर्धनता बढ़ेगी अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये सब समाज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर मतलब ये परिणाम पैदा होंगे और इससे समाज की रचना जो होती है वो विघटित होने लगेगी। और इसी प्रकार यदि जनसंख्या कम होगी तो भी कोई मज़ेदार बात नहीं है। जनसंख्या अगर कम हो जाएगी, संसाधन एवं क्षेत्रफल अधिक है तो देश का विकास नहीं हो पाता है और सामाजिक परिवर्तन में आप देखते हैं खास करके जनसंख्यात्मक कारकों का प्रभाव निर्विवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर। तो ये 22 नंबर का आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चले अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 23 नंबर आपका प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों को समझिए भाई। आर्थिक कारकों का मतलब होता है उन आर्थिक संस्थानों से या संस्थाओं से जिनसे समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। आर्थिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से अगर देखें तो कई आधारों पर समझ सकते हैं। पहला तो उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन। अगर उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो ये आर्थिक कारकों के द्वारा हुआ परिवर्तन है। ठीक है। इससे क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जो है स्वरूप निश्चित होता है उत्पादन के स्वरूप से। क्लियर। और जब इसमें परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन खास करके आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरूप हुआ है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरी चीज है आपकी वितरण व्यवस्था। वितरण व्यवस्था मतलब साधनों का वितरण समाज के आर्थिक स्वरूप का निर्धारण करता है। यानी कहाँ पर कौन सी चीज़ें अच्छी पाई जाएंगी उसके हिसाब से समाज में परिवर्तन होता है। मान लेते कहीं पर कोई खान आ जाए, कहीं पर कोई मतलब फैक्ट्री स्थापित हो जाए तो इससे कई सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये वितरण जो है व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इसके अलावा औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की खास करके बात की जाए भाई, औद्योगिकरण की यानी कि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, तो औद्योगिकरण जो है सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है और इससे श्रम विभाजन का विकास होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे आर्थिक कारकों के द्वारा ही औद्योगिकरण होता है और औद्योगिकरण से नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण से समाज में बहुत परिवर्तन होता है। अगर सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की भूमिका पर कार्ल मार्क्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं इसमें और खूब अच्छे तरीके से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। 24 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी। आज आप सूचना प्रौद्योगिकी क्या है भाई? तो आप आज देख रहे होंगे संसार में, संपूर्ण समाज में, विश्व के सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त कारक जो बना हुआ है वो सूचना प्रौद्योगिकी बना हुआ है, जिसने सामाजिक संबंधों को न केवल तीव्र गति से परिवर्तित कर दिया है बल्कि उसमें क्रांति का श्री गणेश भी कर दिया है, क्रांति की शुरुआत भी कर दी है।
परंपरागत सामाजिक संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव इसी सूचना प्रौद्योगिकी की देन हुए हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी आप देखते हैं लगातार किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपका जो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी है, जो संचार के माध्यम है, जो खास करके मोबाइल फोन्स का विकास है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आ जाना, ये तमाम प्रकार के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं और इनके माध्यम से समाज में खूब परिवर्तन हुआ है। आजकल जो सुबह जो है लोग उठते थे कि जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माथा, और आजकल उठते हैं तो प्रातः काल उठ के जो है जो व्यक्ति होते हैं वो शुरू तो आजकल आप देखते हैं कि तमाम सारे टेक्निकल या तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, परिवर्तन हो गया है, लोग उसी में बिजी हैं। और लोग कुछ लोग तो ऐसे हैं खाली बैठे रहते हैं, वो दूसरे का चैनल ही हैक करने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, अभी था कोनो हमारा चैनल जो है हैक करने का प्रयास कर रहा था, लॉगिन करने का प्रयास। अब जो है हमने चाबी भी मंगवा ली है, वो चाबी अगर लगा दोगे एक बार अपने लॉगिन आईडी में तो दोबारा कोई खोल नहीं पाएगा बिना आपकी। ठीक है, तो चाबी अभी सब लग चुकी है। अब थोड़ा सा मैं फ्री हुआ हूँ, अभी तक जो है वही सब चीज़ें हो रही थी लगातार है। ठीक है, कोनो था वो लगातार प्रयास कर रहा था लॉगिन करने का, तो एक प्रकार से चाबी अभी मैंने लगा दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान रहा समाज में परिवर्तन का। ठीक है, बहुत सारे लोग तो जो है इसी में बस केवल पबजी खेलते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं, दुनिया भर का टीम टाम करते रहते हैं और ज़िंदगी ऐसे कट जाएगी। क्लियर, आगे देखते हैं। 21वीं सदी का सामाजिक परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। आजकल जो परिवर्तन हो रहा है समाज में, वो परिवर्तन खास करके सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हो रहा है। मुख्य रूप से विज्ञान के अनेक चमत्कारों में से एक चमत्कार सूचना प्रौद्योगिकी का है। ये एक प्रकार से क्रांति ही हुई है कि आप कहाँ पर बैठे हैं और कहाँ पर जो है कोई व्यक्ति दूसरा बैठा है, वहाँ से आप डायरेक्ट उसका देख के बतवा सकत हो, वीडियो कॉलिंग कर सकत हो। पहले कभू सोचो रहा जिंदगी में कि आमने सामने नाई हन, हम दिल्ली बैठा हन, केहू जो है बम्बई बैठा हो तब हो बतवाए लो, एक सामने सामने फोटो दिखाए पड़ती हुआ कहे। कभी आपने सोचा था कि यूट्यूब जैसा कोई माध्यम आएगा जिस पर आप घर पर पे बैठ करके बढ़िया रजाई में लेट करके पढ़ोगे? कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, लेकिन आजकल हो रहे हैं सारी चीज़ें, ये सब परिवर्तन ही तो हो रहा है। क्लियर, तो सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दिनों में सूचनाओं का प्रसारण नहीं के बराबर हुआ करता था, इसीलिए एक स्थान पर घटित हुई घटनाएं जो होती थी अन्य जगहों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। हल जो है आप देखते हैं हलकारों पक्षियों का सहारा सूचना भेजने के लिए किया जाया करता था। पक्षी भेजते थे डाक तार के माध्यम से, विभाग जो है डाक तार खोले, उसके माध्यम से चिट्ठी भेजी जाती थी पहले। अब धीरे धीरे छपाई की मशीनें आई, टेलीफोन बना, उसके बाद में बेतार का तार बना, और इस प्रकार से सूचना प्रसारण का क्षेत्र बढ़ता गया। और आज सूचना प्रौद्योगिकी में हुए आविष्कारों के कारण से क्या हुआ कि पूरा विश्व एक परिवार की भांति हो गया है। आप देखते ट्विटर पर, आप देखते पूरा का पूरा संसार ट्विटर बना दिया है, फेसबुक इसी प्रकार से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब कुछ। ठीक है, तो एक परिवार हो गया है, गतिविधि हर सदस्य को विदित है। और इसी प्रकार आज विश्व समाज की प्रत्येक गतिविधि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को पाता है, मतलब सभी को पता है। टेलीविज़न और कंप्यूटर ने सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति ला करके सामाजिक संबंधों की पूरी तरह से, मतलब सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर दिया और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग ही प्रशस्त कर दिया है। आजकल कोई परिवर्तन होना होता है तो परिवर्तन तुरंत हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और लोग जो है बड़े बड़े विचारों को, अपने अपने विचारों को लोग जो है लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, पहले लोग पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाते थे, आजकल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा सशक्त माध्यम है, कहीं पर घटना होती कहीं पर पहुंच जाती है और इसके माध्यम से लोग जो है एक प्रकार से सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। 25वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। 25 नंबर आपका प्रश्न है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या है भाई? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का सदस्य अथवा वह जाति अपने उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण इसलिए करती है ताकि उसकी परिस्थिति उच्च हो जाए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा और शब्द का समाजशास्त्री विवेचन सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्री है, इन्होंने किया है। और उन्हीं के द्वारा परिभाषित शब्द मतलब कि उसी का विवेचन हम लोग करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं संस्कृतिकरण की परिभाषा को देते हुए कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई समूह जो कि नीच है, मतलब कि उच्च नहीं है, नीच मतलब कि नीच जाति का है। नीच मतलब होता है एक नीच जाति एक उच्च जाति। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इस पर जो है विवाद भी लोग कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर डिबेट भी चल रही है।
हालांकि वो अलग बात है, वो फर्जी का चीज़ें लोग जो है करते हैं, जा करके बोल देते हैं। रामचरितमानस पर बोलना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात हो गई, उस पर बोलना नहीं चाहिए। जो चौपाई है उसका विश्लेषण मैं आप अगर कहें तो मैं किसी दिन कर दूंगा विस्तार से, और जितने तर्क वगैरह इधर उधर की बातें आ रही हैं उन सभी तर्कों का खंडन ना कर दिया तो नाम बदल करके रख देना। लेकिन मैं सोचता हूँ कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है अपने को, बस हम लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को पढ़ाना है हमको, ठीक है बस। इसीलिए मैं ज़्यादा इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, नहीं तो बहुत सारे तर्क हम लोगों के पास भी होते हैं, आप लोगों के पास भी बहुत सारे तर्क होंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग सोचते हैं हटाओ यार, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तंत ऐसी, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, लोग रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से गलत बात है। भगवान श्री रामचंद्र पर अगर कोई सवाल उठाए तो ये बड़ी गलत बात है। इसमें एक प्रकार संदिग्धता नहीं, और भगवान राम पर संदेह करना एक प्रकार से आप सोचिए बहुत गलत, एक प्रकार से बहुत छोटी सोच वालों की एक प्रकार से मानसिकता है, और ऐसा बिल्कुल भी लोगों को करना नहीं चाहिए। ओके। तो एमएन श्रीनिवास कहते हैं कि जो उच्च जाति के लोग थे या उच्च वर्ण के लोग थे या उच्च जनजाति के लोग थे, मतलब कि जो निम्न जनजाति के लोग हैं, वो लोग जो उच्च मतलब जो हैं उनके, यानी कि खास करके जो द्विज जाति के लोग हैं, उनके दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, अपनी विचारधारा, अपनी जीवन पद्धति को बदल लेते हैं। यानी जो चीज़ पहले ब्राह्मण करते हैं या क्षत्रिय कर रहे होते हैं या वैश्य करते हैं, या फिर जो है शूद्रों में भी आप कई जातियां देखेंगे, ठीक है, कि ये शूद्र जाति बड़ी है, ये छोटी है, अपने अपसे में सब बांट रखे हैं। तब उसमें कौन कहेगा कि जाति को किसने, ब्राह्मणों ने बांटा क्या? इस पर बहुत सारे लोग उत्तर देते कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, उन्होंने ही किया पूरा। कोई तर्क लगाओ, कोई साक्ष्य, मतलब कोई जो है साबित करो। ब्राह्मणों ने एक प्रकार से लोगों को जजमानी व्यवस्था दी। आप समाजशास्त्र में जजमानी व्यवस्था को भूल जाते हैं कि ब्राह्मण लोग सबके घर पर जाते हैं, सबके घर पर खाना बनाते हैं, पहले बनाते थे, आज भी बनाते हैं, और वहाँ पर खाते हैं, और इस प्रकार चीज़ें, और एक पैसा भी नहीं लेते थे पहले के ब्राह्मण। आजकल हो रहा है कि आजकल जो है आप हलवाई बुला करके खाना बनवा रहे हो, पहले ब्राह्मण लोग ही आपके घर का खाना पूरा बनाते थे, जा करके कथा बांधते थे, भागवत बांधते थे, हर चीज़ ज्ञान देते थे, आपके सुख में आपके दुख में आपका साथ देते थे। आज उन पर आप उंगलियां उठा रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था इन सभी मुद्दों पर, लेकिन क्या हो रहा है, कभी कभी ये चीज़ें आ जाती सामने कि ब्राह्मणों ने क्या किया, केवल अत्याचार किया, केवल अत्याचार नहीं किया है, ठीक है, और इतना भी अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार लोग दिखा रहे हैं आजकल। ये जो संघ बना करके बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों ने इतना अत्याचार किया, ये किया, वो किया, तो ब्राह्मणों ने क्या, ब्राह्मण इतना सहिष्णु व्यक्ति होता है, वो अत्याचार कब करेगा यार? मुझे तो यही समझ में नहीं रहा। कोई शासक बता दो ब्राह्मण का जिसने अत्याचार किया हो। अगर आप अपने आप में सबल हैं, भीमराव अंबेडकर को किसने दबाया? कोई दबाने में सक्षम हुआ? कोई ब्राह्मण बताओ दबाया हो? उन्होंने डंके की चोट पर के एकदम सामना किया डट करके। तो जब आप सामना करोगे डट करके तो कोई नहीं दबा पाएगा आपको। जब आप ऐसे आप खुद ही अपने आप को थोड़ा सा मान लोगे कि दबा तो आपको आपकी जात वाला ही दबा देगा। ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी, और इस पर कोई व्यक्ति बुरा मत मानिएगा। मैं सभी को एक प्रकार से ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है बुरा मानेंगे इस बात पर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ गलती दोनों तरफ तरीके से होती है, दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथों से नहीं बजती है। तो केवल एक ही पक्ष की बात करना, दूसरे पक्ष की बात इसलिए ना करना क्योंकि फॉलोवर कम हो जाएंगे, सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, या ये चीज़ें कम हो जाएंगी, ये गलत बात है। इस पर आपको खुले मंच पर के आकर के सभी लोगों की बातों को सुनना होगा, चाहे वो हमारे हरिजनों की बात हो, चाहे वो वैश्यों की बात हो, चाहे वो ब्राह्मणों की बात हो, चाहे क्षत्रियों की बात हो। सभी लोगों को तालमेल बिठा करके, चाहे मुस्लिम समुदाय की बात हो, चाहे सिख की बात हो, चाहे ईसाई की बात हो, सभी लोगों को तालमेल बना करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जो समाज उस समय था उसके हिसाब से वो स्थिति रही होगी, उस हिसाब से हुआ होगा, और उस स्थिति को लेकर के आज यहाँ पर आकर के डंका पीटना, आज ढिंढोरा करना, आज जो है वो करना, जन सैलाब करना, दुनिया भर का तर्क टीम टाम करना, ये गलत बात है, ठीक है। इस पर लोगों को उकसाना ये गलत बात है, क्योंकि लोग अगर अपने काम में भिड़ करके काम नहीं करेंगे तो फिर वो जन समुदाय में जाकर के धरना दे करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप संस्कृतिकरण को समझो, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को बताया, तो कि संस्कृतिकरण यही है कि जो छोटी जातियां पहले की, जिसको आप हरिजन बोलते थे, या मान लेते कोई जनजाति है या कोई मुस्लिमों की जनजाति, मतलब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो जातियां क्या करती थी, जो बड़ी जाति लोग करते थे उसी को अपनाती थी करने के लिए। जैसे उन्होंने काम किया तो मैं भी ये काम करूँगा, तो ये होता था, ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती थी, ठीक है। जैसे इसी में जो दहेज व्यवस्था है, ड्योरी, यानी ये भी ऐसी व्यवस्था के द्वारा ही एक प्रक्रिया उत्पन्न हुई। पहले क्या होता था कि जो क्षत्रिय यानी राजा महाराजा होते थे, जब वो लोग विवाह होता था तो वो लोग देते थे खूब अघाई करके, मतलब हाथी घोड़ा खूब मतलब देते थे कि अपनी लड़की को, ताकि वो जो है चूंकि उनके पास होता था तो लोग भेंट स्वरूपा। अब लोगों ने उसको अपनाते अपनाते क्या किया,
आजकल वो दहेज बन चुका है, तो ये एक प्रकार संस्कृतिकरण के द्वारा ही हुआ है। क्लियर। संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित होती हैं, तो होता है आपका एक प्रकार से संस्कृति का हस्तांतरण। लेकिन संस्कृतिकरण जो होता है वो यही होता है कि जब कोई छोटी जाति किसी उच्च जाति के क्रियाकलापों को, उसके द्वारा अपनाए गए नियमों को, मूल्यों को, उसके द्वारा अपनाए गए कर्मकांडों को अपनाता है, तो वो होता है संस्कृतिकरण। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ऐसा बोलते हैं। 26 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या है भाई आपका? आधुनिकीकरण की बात की है तो आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हो। अर्थात आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक उन्मत्त व्यवस्था से लगाना चाहिए। उन्मत्त व्यवस्था माने आगे की व्यवस्था। क्लियर। तो आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि आपके एक प्रकार से मतलब ये नहीं कि भाई आप पहले क्या थे, ये भारतीय संस्कृति प्राचीन थी, नहीं, यूरोपीय संस्कृति जो है आधुनिक है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लोगों की चीज़ों को लेकर के गए और उन लोगों ने उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको डेवलप कर दिया और बस अपने आप को आधुनिक बताने लगे, ये भी गड़बड़ बात है। हालपर्न कहते हैं कि जो है आधुनिकीकरण जो है, हालपर्न क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण रूपांतरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, धार्मिक पहलू तथा मनोवैज्ञानिक, इन सभी का रूपांतरण किया आता है, इन सभी में परिवर्तन होता है, तो इसको आधुनिकीकरण कहते हैं। जैसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है, ठीक है, चाहे सामाजिक चीज़ों की बात की, राजनीतिक चीज़ों की, आर्थिक चीज़ों की, आध्यात्मिक या धार्मिक या सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक। क्लियर। तो आप देखते हैं कि जो आधुनिकीकरण होता है, आधुनिकीकरण में आजकल आप देख रहे हैं लोग आधुनिक समझ रहे हैं उन्हीं को। अब देखिए, भारत वाले आधुनिक समझ रहे हैं ब्रिटेन वालों को या यूरोप की कंट्रीज को। यूरोप वाले कुछ जो है वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए साड़ी पहन रही हैं और उछल उछल करके राधे कृष्णा मूवमेंट पे डांस कर रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। आपको मैं बता दूं कि कोई भी समाज पिछड़ा हुआ नहीं होता, मैं बार बार ये बोलता हूँ, और ये आपको समझना भी पड़ेगा। उसका समय, उसकी परिस्थिति, उसके हिसाब से वो चीज़ें करती है, वो सरल है। ऐसा नहीं कि भाई जो चीज़ें हमारे, जो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं वो चीज़ें आपकी सही हों, या जो आप समझ रहे हैं वो चीज़ें जरूरी नहीं कि आपकी सही हो। लोगों का मंतव्य, लोगों का नज़रिया होता है हर एक पॉइंट का। ठीक है। बहुत सारे लोग किसी चीज़ को गलत करते हैं, किसी चीज़ को वही सारे लोग बहुत सही बोलते हैं। जैसे कि आप धर्मों की बात कर लें, हिंदू लोग कुछ अलग बताते हैं, मुस्लिम लोग कुछ अलग बताते हैं, ईसाई कुछ अलग समझते हैं, सिख अलग तरीके से, तो बौद्ध अलग, जैन अलग, तमाम प्रकार के जो आपके पंथ हैं, धर्म हैं, ये अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि सभी के मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। ठीक है, लक्ष्य एक ही है। तो ये जो है आपका खास करके ये जो आधुनिकीकरण है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आधुनिकीकरण की कसौटी को कौन सिद्ध करता है कि भाई क्या आधुनिक है? क्या तेरे नाम बाल झाड़ लेने से आधुनिकता आ जाएगी, या क्रीम पाउडर लगा करके फेशियल करवा लेने से, या दाढ़ी एक प्रकार से सेट करवा लेने से आधुनिकता आ जाएगी? क्या आप आधुनिक हो जाएंगे? नहीं। विचारों की आधुनिकता जरूरी है, और विचारों की आधुनिकता भी एक प्रकार से आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आधुनिक व्यक्ति एकदम बेकार है जो पैंट शर्ट टाई पहन करके और केवल अपनी फीलिंग्स को समझता है, सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझता है। वो आधुनिकता मेरे सामने दो कौड़ी की है। उस आधुनिकता के अलावा, मतलब अब मैं आपको बताऊं कि जो आधुनिकता खास करके अगर गांव में कोई रहता है, धोती कुर्ता अंगोछा पहनता है और या फिर पैजामा कुर्ता टोपी लगाता है, अगर वह व्यक्ति गांव का है और उसके लिए दूसरों के लिए भी फीलिंग है कि भाई अगर मैंने किसी को एक प्रकार से, मतलब कि मैं एक पत्ता नहीं बना सकता हूं तो मैं एक पत्ता नहीं तोड़ूंगा, या एक प्रकार से ऐसी विचारधारा कि वो भाई वो अपने बारे में तो सोचता ही है लेकिन उससे दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है। तो ये होती है आपकी आधुनिकता। ये आधुनिकता का एक प्रकार से कसौटी अगर आप अपनाएं तो जबरदस्त होगी। तो जरूरी नहीं कि एक प्रकार से केवल जो है ऑफिसर लोग ही, या जो है ऑफिस में बैठ करके इंग्लैंड के लोग या फिर अन्य जो है अमेरिका के लोग ही मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं। एक प्रकार से ये कहते हैं कि भाई हम पैदा हुए थे तो हमारे जो है शरीर पर वस्त्र नहीं था तो हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा छोटा वस्त्र पहनेंगे। आप अपने विचारों में वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, दुनिया भर का बात बताते हैं आकर के। आप देखते हैं तो वो सारी चीज़ें आधुनिकता में नहीं आती हैं। आधुनिकता का मतलब होता है कि आप और मैं भी, जरूर नहीं कि जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बातें आपके मन को भा जाए या आप ये बातें मानो। ठीक है, हालांकि चले चर्चा नहीं करते इन सभी चीज़ों पर, नहीं टाइम बड़ा लंबा चला जाएगा। प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण से किसी गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द है आधुनिकीकरण। प्रचलित शब्द है आधुनिकीकरण, ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि यही आधुनिकीकरण है।
इसके लिए वो लोग कहते हैं कि आधुनिकीकरण यही है। आधुनिकीकरण की परिभाषा एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, जो ब्रिटेन है, अमेरिका है या अन्य जो देश हैं, वो लोग जो कर रहे हैं वो आधुनिक है, और हम लोग जो उनको अपना रहे हैं, यानी हम लोग जो उनकी क्रियाकलापों को अपना रहे हैं, वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी हम कोट पैंट टाई पहन रहे हैं, हम उनके विचारों को, उनकी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को जान रहे हैं, वो आधुनिकीकरण है। ठीक है, हम एक प्रकार से टी शर्ट और पैंट शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, ये आधुनिकता एक प्रकार से वो हमको बता रहे हैं। ठीक है, ये आधुनिकता बता रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि यही आधुनिकता हो। ठीक है, मैं तो खंडन करता हूं इन सभी आधुनिकताओं का। आगे बढ़ते हैं, तो स्पष्टता आधुनिकीकरण आप लिखिएगा आधुनिक के बारे में जो यहाँ पर चीज़ें हैं। ऐसी बात नहीं कि आधुनिकीकरण में आप लेकिन इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप बता देंगे अपने हिसाब से, तो एग्जामिनर अगर भारतीयता के या सनातन संस्कृति या फिर जो अपनी भारतीय संस्कृति है उससे तनिक भी जो है लगाव रखता होगा, तो आपको नंबर थोड़ा बहुत जरूर दे देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या पूरा नंबर देने का प्रयास करेगा, और निश्चित तौर पर ये चीज़ें सही हैं। अगर नंबर आपका कटता है तो उसके लिए आप जो है आप उसके लिए जो है रीचेकिंग भी करवा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हालांकि चलेंगे उसके लेकर के वहां तक नौबत नहीं आएगी, नंबर दे देते हैं। क्लियर। तो आधुनिकीकरण एक ऐसा निरंतर होने वाला परिवर्तन है जिसका झुकाव भौतिक समृद्धता की ओर है। भौतिक समृद्धता मतलब कि मान लेते हैं हमारे यहाँ पर जो है पंखा ही चलता है हमारे समाज में, और बगल वाले समाज में कूलर चलता है, तो कूलर वाला आधुनिक है, और हम उसकी कूलर देख करके अपने यहाँ पर भी कूलर लगवा लें, तो आधुनिकीकरण यही हो गया। क्लियर। आगे समझते हैं पश्चिमीकरण के बारे में। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी, तो ये आधुनिकीकरण आपका हो गया। इसी यही चीज़ है आपका पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण को समझ लीजिए। पश्चिमीकरण आपका क्या है? साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास तथा मूल्य में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। और भारतवर्ष में पश्चिमीकरण का स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मूलभूत संस्थाओं पर देखा जा सकता है। प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि 150 वर्षों में अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के लिए अन्यत्र मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है, और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। यानी कुल मिलाकर के अगर कहें, पश्चिमीकरण का मतलब होता है जो पश्चिम के देश हैं, जो पूरब के देश हैं, खास करके पूरब के देशों के द्वारा पश्चिम के देशों की चीज़ों को अपनाना, उनके मूल्यों को, उनके क्रियाकलापों को, उनके पहनावे ओढ़ावे को अगर हम अपनाते हैं तो वो आपका होता है पश्चिमीकरण। और सेम यही फंडा आपका आधुनिकीकरण भी होता है। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण एक मिली जुली प्रक्रिया है, यानी दोनों का एक दूसरे की पूरक है। क्लियर। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। तो ये हो गया आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के बारे में कुछ बातें। अब जो है चूंकि ये जो है टाइम मेरे पास उतना आधा है नहीं, और बाकी इसका जो अन्य जो मतलब कि जो चैप्टर मतलब इसका पार्ट 2 आएगा सोशियोलॉजी का, वो जल्द ही आने वाला है। तो उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे हम समझेंगे बहुत सारे प्रश्नों के बारे में, धर्मनिरपेक्षीकरण, भूमंडलीकरण, स्थानीयकरण। ठीक है, इसके अलावा आप और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सार्वभौमिकरण समझेंगे, सामाजिक आंदोलन समझेंगे, बहुत सारे सामाजिक आंदोलन के प्रकार, सामाजिक सुधार, तमाम सारे आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आपका ये जो है इस प्रकार चलता रहेगा, और इस प्रकार से आप यहाँ पर समझेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके अभी बचे हुए हैं। ये पार्ट 2 जब आएगा उसका सामाजिक इसका मतलब कि महासंग्राम का, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दूं कि हिंदी गद्य का क्वेश्चन पेपर मैंने जो है ये आज रात के 7 बजे से क्लास हुई होगी, आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डीडी यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसको मैंने सॉल्व करवा 201 का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इसको मैंने सॉल्व करवा दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो अन्य सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, उसको भी मैं सॉल्व करवाता हूं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आप क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर को देख करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों के समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। और इसी प्रकार से अन्य जो पार्ट 2 है महासंग्राम के, वो जल्दी आने वाले हर एक सब्जेक्ट के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू सभी लोग, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।